हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी यूजीसी नेट जीआरएफ सीरीज़ का लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, चैप्टर 4 का, कम्युनिकेशन का। सो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। Thank you so much. Let's begin together and learn together. So, how to create learning environments? So that is our topic. लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए एक किसी क्लासरूम के अंदर। सो फर्स्ट केस इट शुड बी अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। टीचर को पार्टिसिपेटरी अप्रोच एडप्ट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटरी अप्रोच से मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन होना चाहिए। टीचर आए, लेक्चर दे, क्वेश्चंस आंसर लिखवाए और चला जाए। डेट इज़ नॉट पार्टिसिपेटरी नेचर। टीचर शुड एंगेज विथ स्टूडेंट्स, और बिकॉज क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, हम ऐसा देख चुके हैं। सो लर्निंग इन्वायरमेंट्स, बिकॉज चिल्ड्रन शुड फील एट ईज ऑफ बोथ physically as well as mentally, intellectually. So they feel free to express their ideas, opinions and the questions and doubt, to have equal opportunity, having enthusiasm and participation. तब जाके स्टूडेंट्स को इन्जॉय वाला एक इन्वायरमेंट मिलता है, लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है, तब जाके वो इन्जॉय करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स शुड एडप्ट पार्टिसिपेटरी approach. Second, empathy. What is empathy? Empathy is a sense of oneness. Simple. तो टीचर स्टूडेंट अलग नहीं है, ऐसा नहीं हो कुछ प्रॉब्लम है अगर स्टूडेंट्स के साथ में, तो टीचर इनसेंसिटिव बिहेव नहीं कर सकते। टीचर को बिहेव इस तरीके से करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स एक फीलिंग ऑफ वननेस आए क्लास के साथ में। सिंक्रोनाइज फीलिंग होना चाहिए कि हाँ, स्टूडेंट को भी लगे कि टीचर हमारे लिए सोचते हैं, हमारे अपने टीचर हैं, टीचर को भी लगे कि स्टूडेंट हमारे हैं। तो टू वे प्रोसेस होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन। सो एम्पैथी इज़ नथिंग बट द फीलिंग ऑफ द पेन ऑफ अदर्स, टू फील और द एबिलिटी टू फील द पेन ऑफ अदर्स। सो एम्पैथी, तो बच्चों की प्रॉब्लम टीचर को सॉल्व करना है, टीचर की प्रॉब्लम अगर है तो बच्चे साथ में कोऑपरेट करेंगे। सो एम्पैथी सेकंड पॉइंट है। किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी क्लासरूम में एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बच्चे को अगर शुरुआत में, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों की बात को समझे और क्यों प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे बात करे टीचर स्टूडेंट्स के साथ में। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिस्पेक्ट होना चाहिए और इंक्लूसिव लैंग्वेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आर क्लास, कि आज हम अपनी क्लास में ये पढ़ेंगे, आज हम अपनी क्लास में ये करेंगे, इस तरीके से एम्पैथी होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है एक इंटरेक्टिव क्लासरूम का और लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए, एप्रिसिएशन एंड पेशेंस। एप्रिसिएशन, जब बच्चा अच्छा करे, कुछ गलतियाँ भी कर रहा है तो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रमोट करना है, हमें उसको एप्रिसिएट करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहे, लर्न करता रहे। अगर आपने उसकी मिस्टेक्स को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा और वहीं लर्निंग करना छोड़ देगा। एंड पेशेंस, क्योंकि आपको गुस्सा ना आ जाए, एंगर ना आ जाए, बहुत जल्दी से आप अपना है ना काम एंड कंपोज ना खो दें। सो एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। टीचर को मोटिवेटर होने की भी ज़रूरत होती है। कई बार बच्चे पढ़ने का मन नहीं होता है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, तो इस तरीके से टीचर को मालूम होना चाहिए इन केस, इस केस में क्या करें। तो टीचर शुड बी अ गुड मोटिवेटर, गुड टीचर। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ने के लिए इन्वॉल्व किया जाए फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन। नाउ नेक्स्ट इज़ टाइमली टेस्टिंग। टीचर को टाइमली टेस्टिंग करनी है स्टूडेंट्स की, लर्निंग आउटकम्स की, टीचिंग अप्रोच की, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये हो सकता है क्वेश्चंस के थ्रू, क्लास वर्क में या फिर होमवर्क में, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना आता है उनको, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना नहीं आया। तो एवेल्युएशन और प्लानिंग साथ में चलना चाहिए टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट
स्टेप और कैरेक्टरिस्टिक इज़ प्रेग्मेटिक। टीचर को प्रेग्मेटिक होना ज़रूरी है। बहुत आइडियलिस्टिक नहीं होगा कि नहीं कोई भी बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं आया तो सबको बाहर निकाल दो, तो हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम फेस भी करते हैं, स्टूडेंट भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपको समझदार होना है कि स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है उसको समझें, एम्पैथी हो, पार्टिसिपेटरी नेचर हो, मोटिवेटर हो। तो प्रेग्मेटिक अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। हाईली आइडियलिस्टिक और हाइपोथेटिकल अप्रोच से रिजल्ट नहीं आते हैं। सो टीचर को प्रेग्मेटिक होना ज़रूरी है, जो अप्लाइड किया जा सके, प्रैक्टिकली हो सके, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देना पड़ेगा ताकि बच्चे लर्न भी कर सकें, ग्रो भी कर सकें और इन्जॉय करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज़ टीचर शुड बी गुड लिसनर। अगर टीचर गुड लिसनर नहीं होंगे तो बच्चों की सुनेगा कैसे, बच्चों को एक वननेस का फीलिंग नहीं आएगा, एम्पैथी डेवलप नहीं होगी, स्टूडेंट्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटर प्लान की ज़रूरत होगी और टीचर को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अभी मास मीडिया और सोसाइटी के बारे में जानना, बिकॉज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन का। अभी मास मीडिया और सोसाइटी कैसे इंटरेक्ट करती है, तो मास मीडिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सिंपली मास मीडिया का मतलब है अ मीडिया जिसका रीच बहुत ज़्यादा हो, वेरी लार्ज ऑडियंस तक जिसका रीच हो, दैट इज़ मीडिया, दैट मीडिया इज़ मास मीडिया। सिंपल है, मास का मतलब यहाँ पे वेरी लार्ज पॉपुलेशन। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया। तो सबसे पहले ऑडियंस, तो इनकी जो ऑडियंस रहती है बहुत लार्ज होती है, लार्ज पॉपुलेशन रीच एज वेल एज द हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मीन्स एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उनकी ऑडियंस का, स्पेसिफिक चॉइस नहीं है उनकी ऑडियंस का, एक मिक्स्ड वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर इन देयर ऑडियंस। हर धर्म के लोग होंगे, हर जाति के लोग होंगे, हर ऑक्यूपेशन से लोग होंगे, हर रीज़न से उनके पास में लोग होंगे, दैट इज़ मास मीडिया ऑडियंस। नेक्स्ट इज़ सोशल मैकेनिज़्म। तो जो मास मीडिया होती है इनके सोशल मैकेनिज़्म से ही इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। और व्हाट इज़ अ सोशल मैकेनिज़्म? सोशल मैकेनिज़्म सिंपल, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर फैमिली हो गया, मैरिजेस हो गए, और इंट्रैक्शन करना सर्वे मेथड के थ्रू, डिस्कसेस के थ्रू, दैट इज़ अ सोशल मैकेनिज़्म। कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट इज सोर्सेज। सोर्सेज क्या रहेंगे? सोर्सेज अगेन सेम, सोर्सेज बिलोंग्स टू दैन इंस्टीट्यूशन। किसी एक इंस्टीट्यूशन पे बिलोंग करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पीपल पे बिलोंग नहीं करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंस्टीट्यूशन के सोर्स रहते हैं, या फिर जितना भी इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट होता है, नॉलेज यहाँ से आती है। नेक्स्ट अब जो मैसेज है वो होता है ट्रांसमिटेड पब्लिकली। मास मीडिया में पब्लिकली मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब हर वर्ग का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आके उसको पढ़ सकता है, सुन सकता है, जान सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन को। दैट इज़ अ पब्लिकली ट्रांसमिटेड नॉलेज। नाउ व्हाट आर द वेज टू एस्टिमेट ऑडियंस। अब ऑडियंस को एस्टिमेट करने के कुछ तरीके हैं, वेज हैं, रास्ते हैं। तो फर्स्ट है मीडिया रीच, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एजेंसी का, या फिर कम्युनिकेशन जो भी प्रेस है, मीडिया है, उसका रीच कितना है। रीच का मतलब होगा हमारा टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज़ मीडिया एक्सेस। मीडिया एक्सेस की बात करें तो मीडिया एक्सेस का कहता है सिर्फ और सिर्फ रीच से लेना देना नहीं है। इतने लोग, इतना कंटेंट, इतना लोग है, इतना सब्सक्राइबर है, बट अवेलेबिलिटी के साथ साथ विलिंगनेस होनी चाहिए यूज़ करने का। किसी ने द हिंदू पेपर ख़रीद के रख लिया बट उसको पढ़ना नहीं आना, पढ़ना नहीं है, मन नहीं है उसका पढ़ने का, तो मीडिया एक्सेस में नहीं आएगा, वो मीडिया रीच में आएगा। दोनों आ गया समझ में। अवेलेबिलिटी के साथ साथ विलिंगनेस होना ज़रूरी है मीडिया एक्सेस के लिए। नेक्स्ट इज़ मीडिया एक्सपोजर। तो मीडिया एक्सपोजर कितना है? मीडिया एक्सपोजर का सिंपल मतलब होता है एक्चुअली एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। तो कितने लोग अपने आप को इस पर्टिकुलर मीडिया के लिए एक्सपोज करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके गो थ्रू होते हैं। दैट इज़ अ मीडिया एक्सपोजर। लास्ट इज़ मीडिया इफेक्ट। तो मीडिया का इफेक्ट क्या है? वो है मीडिया इफेक्ट। मीडिया का इम्पैक्ट क्या है? तो चेंज इन नॉलेज, ओपिनियन एंड बिहेवियर।
यहाँ पर इस तरीके से ट्रेट्स देखे जाएंगे कि आपकी नॉलेज में, ओपिनियन में या फिर बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है इस मीडिया का यूज़ करने के बाद में, इस इन्फॉर्मेशन को कंटेंट करने के बाद में, कंज्यूम करने के बाद में। डेट इज़ मीडिया इफेक्ट। तो हमने 4 चीज़ें देखी हैं जिससे हम किसी मीडिया के बारे में, उसकी ऑडियंस के बारे में बता सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसका मीडिया रीच कितना है या फिर मीडिया एक्सेस कितना है, फिर मीडिया एक्सपोजर देखा जाइए, फिर मीडिया का इफेक्ट देखना चाहिए। नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं क्या किस बेसिस पे हम मास मीडिया को कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले है फिजिकल फॉर्म में, किस फिजिकल फॉर्म में वो मास मीडिया है। सेकंड इज़ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। और थर्ड होगा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस का नेचर क्या है। इस बेसिस पे हम मास मीडिया को कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल मीडिया। तो ट्रेडिशनल मीडिया में ऑडियंस का टारगेटेड ऑडियंस रहेगी, फिक्स्ड टारगेटेड ऑडियंस रहेगी और लोकल डायलेक्ट में इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जाएगा और साथ ही साथ में इंटरटेनमेंट पर्पस रहेगा। फॉर एग्जांपल फोक फॉर्म्स, जो लोकल पीपल हैं उनके आपस में फेमस जो चीज़ें रहती हैं जैसे ड्रामा हो गया, डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गई, इसके थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते थे, है ना। नुक्कड़ नाटक जो होता है दैट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक टूल ऑफ कम्युनिकेशन और मीडिया, सिंपल। नेक्स्ट इज़ न्यू मीडिया। अभी न्यू मीडिया अगेन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर वर्ड आ गया न्यू मीडिया। तो ऑनलाइन और डिजिटल मीन्स का यूज़ यहाँ पे होने लगा। फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया, वेबसाइट्स हो गई, पॉडकास्ट हो गए, ब्लॉगिंग हो गई, ई बुक्स हो गई, एक्सेट्राज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू मीडिया, सिंपल। नेक्स्ट इज़ प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। तो प्रेस और प्रिंट मीडिया क्या है। प्रेस और प्रिंट मीडिया, सिंपल। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार 1556 में आई, 1556 में। यूरोप में इससे पहले यूज़ होती रही है, कंटिन्यू यूज़ हो रही थी, उसके बाद में इंडिया में आई। प्रिंट मीडिया से हुआ क्या, एक लार्ज नंबर पर मास प्रोडक्शन होने लगा न्यूज़पेपर्स का, बुक्स का, मैगज़ीन का। तो अब इंफॉर्मेशन वास्टली, रैपिडली ट्रांसमिट होगी। तो मास कम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज किया गया बाय प्रिंटिंग, सिंपल हो गया। यहाँ से मास कम्युनिकेशन का दौर जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो गया, एक नया डायरेक्शन पकड़ लिया मास कम्युनिकेशन ने। बिकॉज प्रिंट मीडिया से अब पहले लिखना था, आपको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने हाथों से मैनुअल वर्क करना है, अब आप प्रिंट करोगे बाय मैकेनिक टूल्स, मशीन से। अब मास प्रोडक्शन होगा आपके न्यूज़पेपर का, बुक्स का, मैगज़ीन का, तो आप वेरी लार्ज पॉपुलेशन कवर कर सकते हो। दैट इज़ अ मास कम्युनिकेशन स्टार्टेड टू अ एडवांस्ड लेवल। देन कम्स द रेडियो। रेडियो सिंपल क्या था, रेडियो एक तरीके से ऑडियो कम्युनिकेशन का टूल है। तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे वाज फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया इन 1923, 1923 में हुआ। 1920s में इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी IBC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस डेट को आप फिक्स कर लें, इस डेट को ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में, नेट JRF के एग्ज़ाम में डायरेक्ट फैक्चुअल कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने अपना ब्रॉडकास्टिंग कब किया था। तो आंसर होगा 1923। या फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कब बनाई गई थी, आंसर होगा 1920s। इस तरीके से फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा आती है, आपके इसके सिनॉप्सिस ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट इज़ फिल्म्स एंड सिनेमाज। कम्युनिकेशन का, मास कम्युनिकेशन का टूल है फिल्म और सिनेमाज। तो मास मीडियम है, एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में होता है, या फिर इंस्पायर, कहीं ना कहीं कहानियाँ इंस्पायर होती हैं तो सोसाइटी से ही होती हैं, मूवीज़ की स्टोरीज़। और सोशल इशूज़ प्रमोट किया जा सकता है, कंसर्न होते हैं सोशल इशूज़। फॉर एग्जांपल डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया। इस तरीके से फिल्म्स को और सिनेमाज को यूज़ करके मास कम्युनिकेट किया जा सकता है। ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द यंगर जनरेशन। फॉर एग्जांपल अभी कोई भी मूवी आती है, अभी आज भी जैसे सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़माने में भी फिल्म और सिनेमाज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। फ़ोटो और वीडियो के थ्रू भी मास कम्युनिकेशन किया जा सकता है। आज इंटरनेट हमारा पॉपुलर मीडियम है, एक ही समय पर हम कई लाखों लोगों के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्प्रेड आइडियाज़, रेज अवेयरनेस, एडुकेट द मासेस।
सिंपल है, जैसे आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, फोटोज़ वीडियोस इसका पार्ट है। देन कम्स द वायरलेस कम्युनिकेशन। अभी वायरलेस कम्युनिकेशन एक न्यू एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी न्यू एडवांसमेंट्स इन द लास्ट 50 years. इट इज़ द फास्टेस्ट growing and most vibrant technology nowadays. For example, mobile phone. It completely changed the human. It completely changed the direction of human society, human race. It revolutionized the process of evolution of human. Mass communication. GPS रिसीवर हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, तो आज आप कहीं भी चले जाएं, आसानी से बात कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट रह सकते हो, कहीं भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। पॉजिटिव क्या है इसका? दैट इज़ अ वायरलेस मोबिलिटी है, कहीं भी घूमते फिरते बात कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लो। ईज़ ऑफ यूज़ है, आसानी से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी क्रिएट और शेयर द कंटेंट on the internet or interact with the people. The social media are the media or the medium of platform or the internet platform utilized to create or share the content and interact with the person. For example, आप Facebook देख लीजिए, WhatsApp है, Instagram है, Twitter है, these are the example। और आज इसका नाम हो गया X। So ह्यूज रीच है, पॉपुलर मीडियम है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के थ्रू। नाउ अब हम कुछ देखेंगे थ्योरीज़ रिलेटेड टू मास मीडिया। मास मीडिया से कुछ थ्योरीज़ हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी किसने दिया है? पॉल लेजरफेल्ड ने लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी गिवन दिया, प्रपोज्ड किया। इन्होंने बोला कि इफेक्ट क्रिएटेड बाय द मीडिया on thoughts and opinion, this effect is minimal at best और limited। तो जो भी इफ़ेक्ट होता है मीडिया का आपके थॉट पर, आपके ओपिनियन पर होता है, ज़रूर होता है, बट वो एक लिमिटेड मिनिमल होता है। तो जब ये थ्योरी आई होगी तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस, प्रिंट मीडिया ज़्यादा था, टीवी टेलीविज़न था। पॉल लेजरफेल्ड्स का लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी आज थोड़ा सा चेंज हो चुका होता, क्योंकि सोशल मीडिया कम्प्लीटली चेंज किया है इस डेफिनेशन को, थ्योरी को। खैर, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी किसने दिया, इतना आप याद रखें, पॉल लेजरफेल्ड्स ने। और इसका मतलब है कि एक लिमिटेड इफेक्ट होता है मीडिया का हमारे थॉट और ओपिनियन पर। हम जो भी डिसाइड करेंगे अपने खुद के परसेप्शन से करते हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। नेक्स्ट इज़ क्लास डोमिनेटेड थ्योरी। क्लास डोमिनेटेड थ्योरी क्या है? तो मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द जाइंट कॉरपोरेट हाउसेस, पावरफुल टूल टू मैनिपुलेट दी थॉट्स। क्लास डोमिनेटेड थ्योरी कहती है कि जो मीडिया है, बड़े कॉरपोरेट हाउस इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ओपिनियन को डाइवर्ट करने के लिए, उनके चेंज करने के लिए। That is class dominated theory, manipulate the thoughts, simple। next is culturalist theory। culturalist theory नई है, सबसे नई थ्योरी है culturalist theory। it is combination of both the theories जो हमने पहले पढ़ी हैं, हमारी limited effect theory as well as class dominated theory, दोनों को मिला के बनी है culturalist theory। ये कहती है, इसका स्टेटमेंट है कि people interact with media to create their own meanings out of the context, images and messages they receive। तो दोनों लिमिटेड इफेक्ट है यहाँ पर भी माना गया है, और डोमिनेंट है कि मैनिपुलेशन होता है, इसलिए थोड़ा पावरफुल टूल भी है मीडिया, दोनों को माना गया। तो पीपल इंटरेक्ट ज़रूर करते हैं मीडिया से अपने अकॉर्डिंग, किसी भी हेडलाइन का, किसी भी न्यूज़ का, किसी भी डाटा का अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग डेवलप करने के लिए। तो लोग ज़रूर मीडिया को कंज्यूम करते हैं, लोग ज़रूर मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस होना इस पर डिपेंड करेगा वो किस कंटेक्स्ट में है, उनका परसेप्शन क्या है, उन्होंने क्या समझा इस न्यूज़ से, डाटा से, इस पर डिपेंड करेगा। बिकॉज हर इंसान दंगे करने नहीं जाता, हर इंसान
इतने जल्दी उग्र नहीं हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ फॉल्स और फेक न्यूज़ फैला दी जाए तो कंटेक्स्ट पे डिपेंड बहुत ज़्यादा चीज़ें करती हैं। तो जिसका कंटेक्स्ट है रिलीजियस कंटेक्स्ट और एक कहते हैं ना डॉगमेटिज़म वाला, ऑर्थोडॉक्स वाला, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा रिलेटेड टू अदर पर्सन्स, एजुकेटेड पर्सन। नेक्स्ट इज़ ऑडियंस मेंबर और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव इज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन द इंटरप्रिटेशन। तो आपको तो उस व्यक्ति का पर्सपेक्टिव क्या है और ऑडियंस में कौन मेंबर हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये ज़्यादा डिसाइड करेंगे कि मीडिया का इम्पैक्ट क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगा। सिंपल है। नेक्स्ट इज़ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्टिंग, आपने बहुत बार सुना होगा ब्रॉडकास्टिंग मतलब सिंपल है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना एक वेरी लार्ज ऑडियंस के लिए एक ही टाइम पर। सो इट इज़ अ शेयरिंग ऑफ ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑन द नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम और ऑडियंस। तो एनी नंबर ऑफ ऑडियंस कैन रिसीव इट और स्ट्रीम इट। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पर वीडियो रिलीज़ करना एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट इज़ नैरोकास्टिंग। नैरोकास्टिंग क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ ऑडियंस आर अलाउड। फॉर एग्जाम्पल जूम पर सेशन लेना, एक रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ ऑडियंस ही वहाँ पर अलाउ रहेंगे जूम मीटिंग को अटेंड करने के लिए। या फिर सब्सक्राइब्ड जो प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, तो दैट इज़ अ नैरो कास्टिंग, दैट इज़ नॉट ब्रॉडकास्टिंग। देन कम्स गेट कीपर्स। अभी गेट कीपर्स क्या होते हैं? जो डिसाइड करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की वर्दीनेस के लिए कि या इस पर न्यूज़ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसको ट्रांसमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज़ गेट कीपर्स। दे आर गेट कीपर्स हु डिसाइड इफ समथिंग इज़ वर्दी और नॉट। कहा जाए सिंपल तो कोई चीज़ न्यूज़ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ट्रांसमिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको बोलेंगे गेट कीपर्स। देन कम्स सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब सिंपल है, किसी भी चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करना जिस पे हमें शक हो, सस्पिशन हो, दैट इज़ सर्विलांस। नेक्स्ट इज़ येलो जर्नलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेट जेआरएफ में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि व्हाट डू यू मीन बाय येलो जर्नलिज्म और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म सिंपल है, आई कैचिंग फ्रेजेस और हेडलाइंस का यूज़ करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें, टीआरपी मिले हमें। तो कैसे मिलेगी? एग्जैजरेट किया जाता है किसी भी सेंसेशनल स्टोरी दिखाकर, बताकर। सिंपल है। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है, गोदी मीडिया इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करती है येलो जर्नलिज्म का। हेडलाइन बहुत कैची होगी, फ्लैसी और आई कैचिंग हेडलाइंस का यूज़ करके किसी भी सिंपल सी न्यूज़ को एग्जैजरेट किया जाता है सेंसेशनल स्टोरी बनाने के लिए। दैट इज़ अ येलो जर्नलिज्म। नेक्स्ट इज़ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मतलब है ब्रेन का लैंग्वेज के लिए यूज़ होना, for organizing and processing the language. So using your brain to organizing and processing the language. जब आप लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करोगे, उसको प्रोसेस करोगे, इस प्रोसेस को जब आप ब्रेन से करते हो, इसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन। तो ह्यूरिस्टिक मीन्स है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द लैंग्वेज। सिंपल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से याद रखें। नेक्स्ट इज़ सेमियोटिक्स। So what is the semiotics? Semiotics is a theory where the functions and the meaning of sign and symbol. Semiotics means sign और symbol से related function और meaning की theory को semiotic बोलते हैं। Semiotics means theory related with the functions and the meaning of sign and symbol. तो sign और symbol के बारे में आप जब study करोगे, पढ़ाई करोगे, तो उसे हम semiotics बोलेंगे। Simple. Then comes denotation. What is a denotation? Denotations is simply related to the literal meaning of word in contrast of the feeling given by that conveyed by that word. तो एक कोई शब्द है जिसका फीलिंग कुछ और है बट उसका लिटरल मीनिंग कुछ और है, इससे बोलते हैं डिनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब ऐसा शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग कुछ और है लेकिन उससे जो फीलिंग आ रही है वो कुछ और आ रही है। सिंपल है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल
बग्स। अब यहाँ से कुछ चीप फीलिंग आ सकती है बग्स, बट इसका मीनिंग होता है कुछ नोट और रोकड़ा। सिंपल है। नेक्स्ट इज कैनोटेशन। कैनोटेशन का है मतलब अ वर्ड विच एक्सप्रेस सेकेंडरी मीनिंग अलॉन्ग विद प्राइमरी मीनिंग। तो दैट इज़ अ कैनोटेशन। इसका मतलब क्या होता है? डैट कैनोट, इसका मतलब ये भी है और ये भी है। सेकेंडरी मीनिंग इसका ये है, प्राइमरी मीनिंग ये है। तो ऐसे वर्ड जो एक्सप्रेस करें सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी मीनिंग, इस प्रोसेस को कैनोटेशन बोलते हैं। सिंपल। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मोस्टली यूज इन साइकोलॉजी और फिलॉसफी सब्जेक्ट। फिलॉसफी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो कहते ना तारे ज़मीन पर, तो तारे ज़मीन का मतलब है टैलेंटेड पीपल ऑन द लैंड। सो दैट इज़ अ मेटाफर। तारे आर द मेटाफर। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू क्लैरिफाई द आइडिया, इट्स ए मेटाफर बोलते हैं। देन कम्स स्माइली। स्माइली क्या होता है? इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। स्पीच का फिगर है या फिर स्पीच का पार्ट है जो डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ स्माइली। देन कम्स नॉइस। अभी नॉइस और म्यूज़िक में डिफरेंस क्या है? म्यूज़िक मतलब साउंड विच इज़ वांटेड, और प्लीजेंट साउंड इज़ म्यूज़िक और अनप्लीजेंट साउंड इज़ नॉइस। सिंपल है। तो नॉइस एक बैरियर का काम करता है बिकॉज इज़ अनवांटेड। It may be physical, it may be psychological, it may be physiological, it may be semantic, it may be cultural noise. Simple. For example, horn on traffic jam is a noise. Then comes the time shift. What is a time shift? Time shift simple होता है जब कोई लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम हो और हम उसको बाद में कभी रिज्यूम करें, वॉचिंग एट लेटर, हम उसको कभी बाद में देखें। जैसे लाइव क्लासेस चल रही थी, हमारे पास टाइम नहीं था, हमने उसको बाद में देखा, दैट इज़ अ टाइम शिफ्ट। देन कम द सिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मीडिया का मतलब है जो मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करे रियल टाइम में, डेट इज़ लाइव जाना। फॉर एग्जांपल IPL का मैच अगर आप लाइव देखते हो, डेट इज़ अ सिंक्रोनस मीडिया। एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस मीडिया समझ में आ गया। एसिंक्रोनस मीडिया क्या हो गया? एसिंक्रोनस मीडिया है जो रियल टाइम में ना दिखाए, विदाउट एनी नीड टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड कर दूँगा, डेट इज़ एसिंक्रोनस मीडिया। आप कभी भी कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो, डेट इज़ एसिंक्रोनस मीडिया। और जब मैं लाइव लेक्चर लूँगा तो उसे बोलेंगे सिंक्रोनस मीडिया। सिंपल है। नेक्स्ट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल है कि आपका परसेप्शन क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है किसी भी व्यक्ति का सोचने का नज़रिया क्या है। तो परसेप्शन इज़ अ बिगेस्ट कम्युनिकेशन बैरियर, बिकॉज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, सुनने वाले का नेगेटिव एटीट्यूड है। आपने जो भी बोला, आपने उसकी भलाई के लिए समझाया था किसी दोस्त को, भाई ऐसा मत कर, ये करने लग, ये सब छोड़ दे, पढ़ाई पे ध्यान दे दे, लेकिन उसका नेगेटिव एटीट्यूड है अगर, तो वो आपसे दुश्मनी कर लेगा, आपकी बातों को गलत मान लेगा। डेट इज़ अ परसेप्शन। तो डेट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस फ्रेम से रेफरेंस लेते हो? रेफरेंस मतलब समझ गए? तो कंपैरिजन हम किससे करते हैं? अगर पॉजिटिविटी से कंपेयर करोगे तो अच्छी बात होगी, नेगेटिविटी से कंपेयर करोगे तो बेकार बात होगी। सिंपल है। तो इट इज़ कल्टिवेटेड एंड मोल्डेड ड्यूरिंग दी अपब्रिंगिंग प्रोसेस। अपब्रिंगिंग क्या होता है? जब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, हमारी परवरिश होती है, तो परवरिश को ही अपब्रिंगिंग बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल परसेप्शन है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? डिसोनेंस मतलब कन्फ्यूजन टाइप का है। कॉग्निटिव यानी मेंटल रिलेटेड। इट इज़ अ मेंटल डिस्ट्रेस कॉज्ड ड्यू टू होल्डिंग टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। आपके पास में दो वैल्यू हैं, दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं कि दोस्त की शादी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऐसा है, और दूसरी तरफ है दूसरी शादी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था। मान लीजिए कोई भी रीज़न है, मेंटल डिस्ट्रेस हो गया। इथिकल और लीगल दोनों क्लैश कर जाएं वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्या करें क्या ना करें, मम्मी का साथ दें या फिर वाइफ का साथ दें, फॉर एग्जांपल सिंपल इस तरीके से। दैट इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आपके पास में, आपके दिमाग में दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ एक ही समय पे हैं, दैट इज़ अ कॉग्निटिव डिसोनेंस। देन कम्स कन्वर्जेंस। सो व्हाट इज़ अ कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस कम्युनिकेशन फील्ड में कहते हैं कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस एंड मीडिया। जब मीडिया
टेली कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग मिल जाते हैं, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। सिंपल है। तो हर मीडिया में कन्वर्जेंस होता ही है। कंप्यूटर सिस्टम तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। टेली कम्युनिकेशन मीन्स एक लार्ज डिस्टेंस से कम्युनिकेट करना है, और मीडिया सिंपल अ वे ऑफ कम्युनिकेशन और टूल ऑफ कम्युनिकेटिंग ट्रांसमिटिंग। देन कम्स सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसी के बारे में जान लीजिए, सिनॉप्सिस बना लेना है, और इनके बस एस्टेब्लाइजमेंट, इनका काम क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इतना याद करके चले जाना एग्जाम में। फर्स्ट इज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। तो PIB 1919 में बनाई गई, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसका काम है गवर्नमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना पब्लिक मीडिया को। इट इज़ अ नोडल एजेंसी, सिंपल है। नेक्स्ट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। तो PTI 1947 में बनी। इट कंट्रोल द मेजोरिटी न्यूज़ एजेंसी मार्केट शेयर। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करता है, मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है, देखता है। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ प्रेस। So that's a PTI, Press Trust of India. Then comes Press Council of India, PCI. It is a 1966. It is a statutory body. Most important thing. What is a statutory body? Statutory organization का सिंपल मतलब है जो किसी कानून के तहत बनाया गया। Organization which is established by an act of parliament. That is a statutory body. Statutory organization, Press Council of India. तो एक काम क्या है? It is a watchdog of press, for press and by the press. Simple है। Press Council of India is a PCI. Press Council of India is a statutory body, statutory organization। सबसे ज़्यादा important organization है PCI। Then comes United News of India, 1959। United News of India, UNI, one and only news agency supplies the Urdu news। उर्दू न्यूज़ को इकलौती संस्थान है, इकलौती मीडिया संस्थान है जो प्रोवाइड कराती है न्यूज़ उर्दू में। That is United News of India, 1959 में बनाई गई है। Then comes the Register of Newspaper for India, RNI, 1956। तो न्यूज़पेपर का रजिस्टर करने के लिए 1956 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। All newspapers and magazine should be registered with the RNI। It is not must, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट रहना चाहिए। That is the Register of Newspaper for India। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe the YouTube channel, The Aspirant Invincible, and join the Telegram group for more PDFs and study material. Thank you so much. Take care. Love you all.